आज मेरा मूड बहुत ही खराब था और मैं तकिए में मुंह छुपाए कमरे में पड़ी थी। इतने में ही पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे मोना, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर अपना मूड खराब कर लेती है? शादी ही तो करनी है। ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल, अब ये गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नजरों से पापा की तरफ देखा और सोचा, भला इन गोलियों से मेरी शादी का क्या संबंध। पापा ने मुझे जबरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं बाप हूं तेरा और जो भी करूंगा तेरे भले के लिए ही करूंगा। ये गोलियां भी तेरी शादी के लिए ही हैं। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी चलती कहां थी। इसलिए मैंने चुपचाप वो गोलियां खा ली। मैंने पापा से पूछा कि ये किस चीज की गोलियां हैं और आप कहां से लाए हैं। तो पापा ने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय मुझे अपनी पिछली जिंदगी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ही ध्यान से पापा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, जो 35 साल की उम्र में भी मैं अपने पापा की चौखट पर कुंवारी बैठी थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 2-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। मैं तो किसी की शादी में भी जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी, क्योंकि लोगों की चुभती नजरें और सवाल मुझे एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते थे। अब तक ना जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वह लोग इनकार करना नहीं भूलते थे। जब मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो अपने चेहरे का ढलता हुआ निखार देखकर आंसू बहाने लगती थी। अब तो मैं पापा से जिद करने लगी थी कि वह मेरा रिश्ता किसी से भी करवा दें। मैं अब अपने पापा के घर में नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में भी कोई हो जिसे मैं अपना कह सकूं और जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। मेरी जिंदगी में मेरे बूढ़े बाप के सिवाय और कोई नहीं था। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करना चाहता है, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वह जीवन साथी लिखा ही नहीं गया था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी, क्योंकि जब भी मैं पापा से शादी की बात करती या कोई लड़के वाले मुझे इनकार करके जाते तो पापा वही गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते थे और गोलियां देते हुए कहते, यह खा ले मोना, देखना जल्द ही तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती थी? जब तक पापा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता ना करवा देते, गोलियों से कुछ नहीं होना था। मैं 5 साल इन गोलियों के सहारे गुजार चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरी शादी एक पढ़े लिखे वकील से हो जाती, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप मेरा रिश्ता यहां तय कर दो। लेकिन पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस दिन पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की तो थी नहीं जिसके लिए उसके मनपसंद या फिर कुंवारे रिश्ते आते। पापा की इस जिद की वजह से
मेरी पूरी उम्र निकल गई थी, लेकिन पापा को अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई और कुछ ही देर में पापा कमरे का दरवाजा जोर से बजाने लगे। मजबूरी में मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज पापा से कोई बात नहीं करूंगी। जब पापा को ही मेरी फीलिंग्स का कोई परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे, मोना बेटा, इतनी जल्दबाजी मत कर, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि अगर अच्छा लड़का लिखा है तो वह कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी आधी उम्र तो गुजर चुकी थी। पापा ने फिर से वही गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, इसे पी लो, फिर देखना कैसे अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कह दिया कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने ये गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है, लेकिन अब इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला। तब पापा कहने लगे, अरे बेटा, ये तो जादू की गोलियां हैं और यही गोलियां तेरी किस्मत बदल देंगी। मैंने अपने पापा को गुस्से से देखा, जो पता नहीं किस जमाने में जी रहे थे। अब तक तो उन गोलियों से ना तो मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके इनकार से पहले पापा खुद ही मना कर देते थे। शुरू शुरू में पापा ने जब मुझे ये गोलियां खिलानी शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन फिर पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी और बढ़ती उम्र ने जो मेरे चेहरे की चमक को छीन लिया है, वो चमक फिर से वापस आ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और खुशी से दूध के साथ गोलियां खा लेती थी। लेकिन गोलियां खाते ही थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में सो जाती थी। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना तो किस्मत का दरवाजा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। अब तो मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा उम्र में रिश्ते आना बहुत ही मुश्किल था। अब तो मेरी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था और मैं हर वक्त किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगती थी। इस बार मैंने पापा से कह दिया था कि अब अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी हालत देखकर पापा ने मुझे वही गोलियां खिलाई और तसल्ली के 2 बोल कह दिए। दूसरे दिन पापा के एक दोस्त लड़के वालों को लेकर हमारे घर आए थे और उन्होंने पहली ही नजर में मुझे पसंद कर लिया था। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानी वाली थी, क्योंकि उम्र के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगी थी और मैंने सोचा कि शायद लड़का मुझसे भी ज्यादा उम्र का होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही लड़के की तस्वीर मेरे हाथ में आई, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो उम्र में मुझसे भी छोटा और जवान था और तस्वीर में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। मैं हैरान परेशान होकर बार बार तस्वीर को देखे जा रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब मैंने यही बात पापा से कही तो पापा हंसकर कहने लगे, अब तो तेरी किस्मत खुल गई है, क्या तुझे अब भी कोई परेशानी है? इसका मतलब था कि पापा ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। पापा ने जैसे ही इस रिश्ते के लिए हाँ कही, मैं तो खुशी से झूम उठी थी। पापा की गोलियां काम कर गई थी और पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी कर दिए थे।
पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से विदा किया था और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी उम्र भले ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल के अरमान तो अभी भी पहले की तरह जवान ही थे। यह मेरी पहली ही शादी थी और मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सालों तक इंतजार किया था। और आज यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से ये इच्छा मेरे मन में दबी हुई थी कि मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे चाहे और जिसके लिए मैं ही सब कुछ रहूं और जो मेरे लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज ये इच्छा पूरी होने जा रही थी, क्योंकि मैं शादी करके रोहित के घर चली आई थी। 35 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी और दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि कहीं मैं ज्यादा उम्र की तो नहीं लग रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात में ही मैं अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊं और कहीं वह मुझे बूढ़ी ना समझ बैठे। मैंने शादी से पहले अपने बाल भी कलर करवा लिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो मैं तुरंत ही घूंघट निकालकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी कि जैसे मैंने सोच लिया है ऐसा कुछ नहीं होगा। कम उम्र की लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं नजरें झुकाकर बैठ गई थी, क्योंकि रोहित को लेकर मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात पैदा हो रहे थे। जैसे ही रोहित मेरे कमरे में आए तो वह चुपचाप से मेरे पास आकर बैठ गए। ना तो उन्होंने मेरा घूंघट हटाया और ना ही मुझसे कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी, क्योंकि वह उम्र में मुझसे 3 साल छोटे थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे साथ ना कर दी हो। दरअसल शादी से पहले मेरी और रोहित की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक रोहित यूं ही चुप बैठे रहे तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया जब मुझे ये एहसास हुआ कि उन्होंने मुझसे ये शादी जबरदस्ती की है। मैंने तुरंत ही रोहित का हाथ थामा और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में गुजार दूंगी और उन्हें बहुत प्यार दूंगी। बस मुझे सिर्फ एक मौका दे दें। मेरी बात सुनकर रोहित बहुत ही अजीब अंदाज में हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या जरूरत है? ये तो मेरी पहली सुहागरात है। तुम तो पहले से ही एक अनुभवी औरत हो। रोहित की बात सुनकर मैं पहले तो थोड़ा घबरा गई। फिर मुझे लगा कि शायद वह मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं, क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ी जो थी। मुझे लगा कि इसी वजह से वो मुझे अपना नहीं पा रहे थे, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। फिर रोहित ने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन को ऑन करने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने फोन को मेरे सामने रखा, मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। और जो मंजर नजर आ रहा था उसे देखकर तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे, यह सोचकर कि मेरी ऐसी तस्वीर रोहित के मोबाइल में किसने भेजी थी। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाई कि ये सब क्या था। मैंने हैरत और आंसू भरी नजरों से रोहित की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या है।
तो वह मुझे नफरत से देखने लगे और कहने लगे कि ये तो तुम मुझे बताओगी कि यह क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि ये क्या है। तुम खुद देख लो कि ये तुम्हारी कैसी तस्वीर है और इसमें क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से ही इतना कहकर रोहित ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। वह कहने लगे कि अगर मैंने शादी से पहले ये तस्वीर देख ली होती तो मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें अपना बनाया था कि तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और हम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात ही तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम क्या हो और आज तो तुम ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो जैसे शर्म और हया तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हो। अगर तुम पहले से ही ये सब कर चुकी थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की और खुद को कुंवारा दिखाने का ड्रामा क्यों किया। रोहित के शब्दों ने मेरे होठों को सी दिया था और मैं चुपचाप उनके चेहरे को देख रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर पहले जो एहसास और जज्बात मेरे दिल में थे वह सब खत्म हो गए थे और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोहित से क्या कहूं। वह सारी बातें और वह सारे इशारे जो पिछले 1 महीने से मैं अपने दिल में दबाए बैठी थी और आज वह मुझे रोहित से कहने थे, वह सब कहीं खो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहां से आई थी। लेकिन जो भी था अब तो सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो रोहित कभी मुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते और इस बात ने मेरी जान ही निकाल दी थी। कितनी मन्नतों के बाद उम्र के इस पड़ाव में आकर मेरी शादी हुई थी और मैंने अपना घर परिवार पाया था। लेकिन शादी की पहली ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मेरी तस्वीर अभी भी मेरे सामने खुली पड़ी थी जिसमें मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली क्योंकि इससे ज्यादा मैं इस तस्वीर को नहीं देख सकती थी। मेरे सिर पर तो सातों आसमान गिर पड़े थे क्योंकि रोहित कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही धोखेबाज निकली। पता नहीं किस किस के साथ मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए क्योंकि रोहित के शब्द मेरी आत्मा को छल्ली कर रहे थे। मेरी पिछली जिंदगी भी बहुत ही मुश्किल से गुजरी थी और मुझे पहले भी पूरी उम्र कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी जहां मुझे एक पल का भी चैन नहीं मिला था और अब जब मैंने चैन की सांस लेने का सोचा तब भी सब खराब हो गया था। मेरा नाम मोना है और मैं पंजाब के पठानकोट की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और प्यार करने वाले थे लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया और जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पापा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरे पापा के गुजरते ही मेरे पापा के घर वालों ने मुझे और मेरी माँ को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और माँ को कोई काम भी नहीं आता था, इसलिए अपना और मेरा पेट भरने के लिए उन्हें दोबारा शादी करनी पड़ी थी। माँ की दूसरी शादी के बाद
हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन किस्मत से हमारी खुशी देखी नहीं जाती थी। छोटी सी उम्र में मुझ पर पूरे घर की और मेरे छोटे भाई की जिम्मेवारी आ गई। जब भाई को जन्म देते ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। पापा तो नौकरी पर चले जाते थे, सुबह घर से निकलते तो शाम को ही वापस आते थे, और मैं खुद से छोटे भाई का सारा सारा दिन उसको संभालती रहती थी। और ना तो मैंने अपना बचपन जिया था और ना ही कभी किसी खिलौने से खेली थी। मुझे तो घर और भाई की जिम्मेदारी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जो मैं अपना बचपन खेलने में गुजारती। पापा ने तो मुझे कभी स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता। इसलिए मैं स्कूल नहीं गई और अपना सारा ध्यान और प्यार अपने भाई पर लगा दिया। मेरा छोटा भाई कमल बहुत ही शरारती था। घर के कामकाज के साथ मुझे उस पर भी पूरी नजर रखनी पड़ती थी। लेकिन अगर कभी मुझसे जरा सी चूक हो जाती या कमल को कोई मामूली सी चोट भी लग जाती तो पापा मुझे बुरी तरह पीटने लगते थे। कमल पापा को बहुत ही लाडला था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते थे। जबकि मेरी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी पापा को नजर नहीं आती थी। आती भी कैसे, मैं सौतेली जो थी और कमल तो उनका अपना खून था। कम उम्र में ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी भी मेरे जले हुए हाथों पर एक नजर तक नहीं डाली थी और ना ही कभी मेरे दर्द को महसूस किया था। मैं बीमार होती या दुखी होती तो हमेशा किचन में छुपकर ही आंसू बहा लिया करती थी। कमल को कभी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती तो वह पापा से मेरी झूठी शिकायत कर देता और पापा फिर से मुझे डांटने और मारने लगते थे। जब उसे 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले थे और उसका यहाँ की किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो पापा ने उसका एक दूर के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और वह हॉस्टल में ही रहने लगा था और मैं पापा के साथ घर में अकेली रह गई थी। कमल के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसके होने से ही मेरी जिंदगी में रौनक थी, लेकिन अब तो यह घर वीरान हो गया था। कमल के जाने के बाद पापा मेरे करीब हो गए थे और अब तो वह उठते बैठते मुझे पूछने लगते थे और इस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। अक्सर पापा मेरे कमरे में चले आते थे और घंटों मेरे साथ गुजारते और मुझसे बहुत सी बातें करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनके रवैये में बदलाव आ रहा था। मैं उनके बर्ताव में अपने लिए प्यार महसूस करने लगी थी और इस बदलाव ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी। कमल को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वह पलटकर वापस नहीं आया और पापा उसे बहुत पैसे भेजा करते थे। मैं जब भी पापा से कहती कि अब उसे वापस बुला लो तो पापा इनकार कर देते और बड़े प्यार से कहते कि मेरी मोना है ना मेरे साथ। लेकिन बहुत ही जल्दी पापा के इस प्यार भरे बर्ताव का राज भी खुलकर मेरे सामने आ गया। कमल ने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी और वह उसके साथ उसके बड़े घर में शिफ्ट हो गया था। अब वह न तो वापस आना चाहता था और ना ही हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन अपने बेटे की इज्जत रखने के लिए पापा ने ये बात मुझसे छुपाई थी। मैं भी पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें पिछली सारी बातों के लिए माफ कर दिया था और पापा के प्यार को कबूल करके उनके साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी थी। मगर कुछ वक्त के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि पापा मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर देते हैं।
या रिश्ते वाले खुद ही मना करके चले जाते हैं। कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर पापा ने शादी के नाम पर मुझे गोलियां खिलाना शुरू कर दिया था। और जब रोहित के से मेरी शादी हुई तो शादी की रात मुझे अपनी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसके बाद मैं खुद से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रही। मैंने हकलाते हुए रोहित को बताना चाहा कि यह तस्वीर मेरी नहीं है और और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है। मगर मेरी बात सुनकर रोहित ने और भी ज्यादा नफरत से मुझे देखा और कहने लगा, तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और ये बिस्तर भी तुम्हारा ही है। मैंने गौर से देखा तो वाकई वह कमरा मेरा ही था और दीवार का नीला रंग मेरी बर्बादी की कहानी मुझे सुना रहा था। मुझे तो खुद मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीरें कब और किसने ली थी, मगर अब तो रोहित मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आधी उम्र बीत जाने के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात में ही मैं बर्बाद हो गई थी। रोहित ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ आज की एक रात ही उनके घर गुजार सकती हूँ, लेकिन अगली सुबह से उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। रोहित की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं वापस अपने पापा के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं रोहित के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करने लगी कि ये तस्वीर मेरी नहीं है, मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं खिंचवाई और ना ही मैं गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो पूरी ईमानदारी से आपके साथ शादी की है और आपके साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन रोहित पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सारी रात रोहित के आगे यूं ही हाथ जोड़े गुजर गए और सुबह होते ही जब उनकी मां कमरे में आई तो रोहित ने उन्हें सारी हकीकत बताकर अपना फैसला सुना दिया। अब वो मुझे अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। रोहित की मां ने मेरी भी सारी बात सुनी और रोहित से कहा कि जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है और आराम से इस मसले को हल करें, क्योंकि मोना अगर इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि यह तस्वीर उसकी है, तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम उसके साथ कोई नाइंसाफी कर बैठो। रोहित की मां की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी तस्वीर देखने के बाद भी वह मेरे खिलाफ नहीं हुई और मुझे एक मौका देना चाहती थी। बहुत नरमी से वह मुझसे पूछने लगी, मोना, ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर ले ली हो और तुम्हें पता भी नहीं चला? क्या तुम नींद की दवा लेती हो? मैंने उनको बताया कि ऐसी तो कोई गोलियां मैं नहीं लेती, लेकिन जब भी मैं पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आ जाती है। मेरी बात सुनकर वह हैरानी में आ गई और कहने लगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे। तब मैंने उन्हें बताया कि पापा मुझे जल्दी शादी हो जाने के लिए गोलियां खिलाते थे। ये बात सुनकर रोहित और उनकी मां दोनों चौंक गए और कहने लगे, ऐसी कौन सी गोलियां आती हैं? तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी जिंदगी अपने पापा के साथ घर में ही रही हो, इसलिए उनकी बात पर यकीन करती चली गई। दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी ही नहीं करवाना चाहते थे और यह बात मुझे हमारे रिश्तेदारों ने बताई थी कि तुम्हारे पापा ने आज तक तुम्हारे घर आने वाले हर रिश्ते को खुद ही ठुकराया था। अगर तुम्हें इस बात पर पूरा भरोसा है कि यह तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं खिंचवाई है, तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। रोहित ने पहले तो इस बात का पता लगाया कि यह तस्वीर कहां से आई है और फिर उन्हें पता चल गया कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं
बल्कि मेरे पापा ने ही उन्हें भेजी है। उस तस्वीर में मैं अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पर थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं जिस हालत में बिस्तर पर पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ी थी। और फिर जब रोहित को पता चला कि तस्वीर मेरे पापा ने भेजी है तो उन्होंने तुरंत ही मेरे पापा को अपने घर बुलाया और उनके आते ही उनसे कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मोना का साथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे पापा ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं मोना की शादी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अपने इकलौते बेटे को मैंने ये सोचकर बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह तो मुझे छोड़कर चला गया था। मैं उम्र के इस पड़ाव में अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी मोना की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर जब मोना ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी, उसे ये दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूं। मगर सच तो ये था कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि मोना शादी करके अपने घर चली जाए, इसलिए मैंने जानबूझकर उसकी ऐसी तस्वीरें खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में मोना के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। मोना उस वक्त नींद की दवा के असर में होती थी, वही दवा जो शादी के नाम पर मैं उसको खिला दिया करता था। मैंने सोचा था कि मोना की ऐसी तस्वीरें देखकर तुम उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार करने के बाद मोना घर नहीं लौटी तो मैं जान गया कि तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं हो। अपने पापा की बातें सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पापा ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी ना करने का फैसला किया था। उन्हें ना तो मेरी ख्वाहिशों की परवाह थी और ना ही मेरे जज्बातों का एहसास था। अगर आज रोहित की माँ समझदारी से काम नहीं लेती तो शायद मेरा घर बर्बाद हो जाता और मेरे पापा अपने इरादों में कामयाब हो जाते। रोहित ने मुझसे माफी मांगकर मुझे गले से लगा लिया कि एक तस्वीर की वजह से उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोच लिया था। मैं अपनी सास की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। उनकी वजह से आज मेरा घर टूटने से बच गया था। मैंने पापा को भी माफ कर दिया था क्योंकि वह जैसे भी थे तो मेरे पापा ही, और उन्होंने जो कुछ भी किया था बुढ़ापे में अकेलेपन के डर की वजह से किया था। आज पहली बार मेरी जिंदगी ने मेरे हक में फैसला सुनाया और मैं अपने ससुराल में रोहित के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रही हूँ। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।